नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। मंगलौर से बड़ी खबर, जहां ऑनर किलिंग की वारदात से हड़कंप। पिता ने बेटी को गंग नहर में दिया धक्का। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज था पिता। मौके पर कावड़ियों ने आरोपी पिता को पकड़ा। पिता को किया पुलिस के हवाले। देर रात मोहम्मदपुर झाल से मिला युवती का शव। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको मंगलौर से बता रहे हैं, जहां बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज पिता ने बेटी को धक्का दे दिया। बेटी गंग नहर में चली गई और इस बीच आपको बताते चले कि मौके पर ही कुछ कावड़िए थे जिन्होंने देख लिया और आरोपी पिता को पकड़ लिया। इसके बाद अब आपको बताते चले कि बेटी के प्रेम प्रसंग से पिता लगातार नाराज चल रहा था। कई बार समझाने के बाद भी पिता ने ये बड़ा कदम उठाया और गंग नहर में अपनी ही बेटी को धक्का दे दिया। और देखिए, इस बीच तस्वीरें भी आ गई है। ये वही गंग नहर है जहां आरोपी पिता ने अपनी बेटी को धक्का दिया था। ऑनर किलिंग के वारदात में ये पूरा आपको बता रहे हैं, जहां गंग नहर में एक पिता ने अपनी बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज चल रहा था, जिसके बाद से इस वारदात को पिता ने अंजाम दिया और खुद की बेटी को ही गंग नहर में धक्का दे दिया। हालांकि आपको बताते चले, ये पूरा मामला हम आपको मंगलौर से बता रहे हैं। मौका रहते ही कुछ कावड़िए ने आरोपी पिता को पकड़ लिया है और आगे की अब कार्रवाई पुलिस करने में जुटी हुई है। इसके साथ ही साथ अब पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है, क्योंकि कावड़िए रहते हुए आरोपी पिता को पुलिस के हवाले कर दिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको मंगलौर से दिखा रहे हैं और आगे बढ़ेंगे, जहां नैनीताल जिला पंचायत की रामड़ी आनसिंगा जिला पंचायत सदस्य की सीट पर नैनीताल जिला पंचायत की निवर्तमान अध्यक्ष और बीजेपी की प्रत्याशी बेला तोलिया के समर्थन में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के वोटरों के साथ बैठक की गई। प्रत्याशी समेत तमाम बीजेपी के वरिष्ठ चेहरे बैठक में शामिल हुए। न तो बेला तोलिया के समर्थन में जनसभाएं कर रहा, बीजेपी के नेता बेला तोलिया के समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि चुनाव आने वाले भविष्य को तय करते हैं कि कैसा प्रतिनिधि आपके चुनाव के बीच रहेगा, नहीं रहेगा। और वर्तमान परिस्थितियां, तो ग्रामीण सरकार, चाहे वो ब्लॉक हो चाहे जिला पंचायत हो, वो सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की होगी, तो एक तालमेल से काम। जिला पंचायत सदस्य की प्रत्याशी बेला तोलिया का लगातार प्रचार प्रसार जारी है और अब जनसभाओं का समय हो चुका है। लगातार जनसभाएं की जा रही है। आज की बात की जाए तो तमाम जनसभाएं बेला तोलिया के समर्थन में की जा रही है और ये जनसभा इसलिए महत्वपूर्ण बन जाती है क्योंकि इस जनसभा में कालोनी के विधायक और बीजेपी के दिग्गज नेता बंशीधर भगत उनके साथ है, महेश शर्मा वरिष्ठ चेहरे बीजेपी के उनके साथ है, तमाम नेता उनके साथ मौजूद है। उनसे बात करते हैं। यहाँ पर बेला तोलिया मौजूद है, महेश शर्मा जी मौजूद है। सबसे पहले बेला तोलिया जी के पास जाऊंगा। मैम, कम समय रह गया है, टेंशन है या निश्चित हो चुके हो? कोई टेंशन नहीं है। मुझे पहले भी टेंशन नहीं था और आज भी टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं सबसे बड़े विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ। मुझे कोई टेंशन नहीं होता। लगा था विरोधियों का द्वारा जो माहौल बनाया जा रहा था, जब आप खुल के सामने आए, तमाम आपने कार्य गिराए, तो कहीं ना कहीं वो हादसे में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक माहौल जो खिलाफ जाने की कोशिश की जा रही थी, अब आपके पक्ष में दिख रहा है। लगातार हजारों संख्या में लोग आपके साथ है, क्या कहना चाहेंगी? लगातार कार्यकर्ता आपके साथ है और मेहनत लगातार की जा रही है आपके द्वारा भी। देखिए, विरोधियों ने जितना विरोध करा उसका मुझे फायदा ही मिला। क्योंकि जहाँ विरोधियों ने मेरे खिलाफ उल्टी सीधी बातें कही, वो कही, तो पीछे से मेरे पास फोन आ गया कि हम आपके ही साथ हैं। जो उनके साथ थे वो भी मेरे साथ आ गए उनके विरोध करने से, तो इसका मुझे लाभ ही मिला। अब अच्छा, कम समय रह गया है, आप किस तरीके से बेला तोलिया जनता के बीच में जा रही है और जनता से क्या बातें हो रही है? जनता के बीच जाकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सभी का समर्थन मुझे मिल रहा है और पार्टी द्वारा अब बैठकें भी की जा रही हैं और जनता की जो भी समस्याएं मेरे सामने आ रही हैं, मैंने उनको आश्वस्त किया है कि आगे उनको सबको दूर किया जाएगा। और कालोनी की विधायक बंशीधर भगत यहाँ पर जा रहे हैं जनता के बीच में और बंशीधर भगत से बात करने की कोशिश की जाएगी। वरिष्ठ चेहरे हैं, दिग्गज नेता है। विधायक जी,
बड़ा नाम बंसीलाल भगत इस क्षेत्र में, और राजनीति में बीजेपी लगातार आप सक्रिय रहे और कई पदों पर रहे, उन सभी चीजों का अनुभव बेला तोलिया को चुनाव लड़ाने के लिए और दोबारा से यहाँ पर जिताने के लिए कितना अनुभव काम आएगा? बहुत अनुभव काम आएगा। 5 साल उन्होंने जो चलाया है, जिला पंचायत अध्यक्ष का दायित्व किया, निभाया है, बहुत अच्छा निभाया है। कोई दाग धब्बा उन पर नहीं है, बहुत ईमानदारी के साथ रहा है, जनता के बीच में रहती है और मृदुभाषी है, सौम्य है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होने का बहुत बड़ा लाभ उनको मिलेगा। तो सब मिला के जिले की जिला पंचायतों में सबसे अधिक मतों से जीतने वाली प्रत्याशी बनी। पोस्टर पॉलिटिक्स की जा रही थी उन प्रत्याशियों के द्वारा जो निष्कासित हो चुके हैं, और लगातार आपकी फोटो और बीजेपी के बड़े चेहरों की फोटो लगाई जाती है, कहा जाता है कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता है। कोई फोटो लगाने से अगर ये सोचता है हम भाजपा के हो जाएंगे, तो इससे नहीं होता। भाजपा की उम्मीदवार जन जन को पता है कि बेला तोलिया है, कुल्हाड़ी चुनाव चिन्ह बेला तोलिया भाजपा की उम्मीदवार है। हम सब लोग उनके लिए लगे हैं। अब कौन लड़ रहे हैं चुनाव, क्या लड़ रहे हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं। सर, आपका अंदाज बहुत ही अनोखा रहता है, जनप्रिय नेता हैं आप, लोगों के बीच में लगातार रहते हैं, और यही वजह है कि आप लंबे समय से राजनीति करते आ रहे हैं, और कालूडूंगी जब से अस्तित्व में आए आप इन्हें एक बार भी चुनाव नहीं आ रहा। बताइए आपके द्वारा ये जो अनुभव है और जनता आपसे क्या बोल रही है, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो अब वार पलटवार की राजनीति भी की जा रही है। जनता मेरा परिवार है और मैं लगभग सबका पारिवारिक सदस्य हूं, और जनता ने मुझे असीम प्यार दिया है, और मेरे आग्रह पर आज बेला तोलिया जी को भी वो अपना आशीर्वाद देंगे, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को अपना आशीर्वाद देंगे। जो कल तक भाजपा बहुत अच्छी है, बड़े विकास काम किए हैं, ऐसा नारा लगा रहे थे, आज वो कह रहे हैं अब भाजपा ने कोई काम नहीं किया। तो जनता खुद जानती है क्यों कह रहे हैं। बेला तोलिया के लिए आपने फिर से कहा था कि अपनी पहली बैठक में कि वो दोबारा से नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगी, अब भी क्या आप इस बात से इतना रखते हैं? जिला पंचायत अध्यक्ष को जिला पंचायत सदस्य बनाते हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत सदस्य जीत के आएंगे, तो निश्चित रूप से जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया को बनाएंगे। तो साफ तौर से आप देख सकते हैं, बड़ा बयान बंसीलाल भगत की तरफ से आया है। जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद से बेला तोलिया को जिला पंचायत अध्यक्ष के तौर पे शामिल किया जाएगा, और ना बल्कि शामिल किया जाएगा, उनको जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के लिए पूरा यहाँ पर कोशिश की जाएगी, और लगातार जनता के बीच में इन सभी मुद्दों को लेकर जाया जा रहा है, और जनता कहीं न कहीं लगातार बंसीलाल भगत, बेला तोलिया और कई बीजेपी वरिष्ठ नेताओं का स्वागत लगातार कर रही है। अमित चौधरी, हर खबर न्यूज, कालाडूंगी, हल्द्वानी। और आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी ब्लॉक 22 बच्चे नगर क्षेत्र पंचायत सीट पर चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। सीट से क्षेत्र पंचायत सदस्य की प्रत्याशी हेमा मेहरा के समर्थन में चुनाव प्रचार का दौर लगातार जारी है। समर्थकों की टीम विभिन्न समूहों के साथ गांव-गांव, घर-घर जाकर प्रचार में जुटी हुई है। हेमा मेहरा के प्रचार अभियान में उनके पति और पूर्व ग्राम प्रधान राजेंद्र मेहरा भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। से क्षेत्र पंचायत सदस्य की प्रत्याशी हेमा मेहरा का जो प्रचार प्रसार है वो लगातार जारी है, और हेमा मेहरा अपने समर्थकों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ लोगों के बीच में जा रही है और अपने लिए यहाँ पर वोट का आशीर्वाद मांगते हुए दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे हेमा मेहरा अपने समर्थकों के साथ खड़ी है और अपने क्षेत्र में लोग पहुंच रही है। उनके समर्थक बेजोश के साथ यहाँ पर उनके नाम का नारा लगा रहे हैं, और हेमा मेहरा का अपना एक व्यक्तित्व दिखाता है जो लगातार उनके साथ लोग जोड़ रहे हैं। तमाम तरीके के लोग यहाँ पर देखिए, आज कन्वेंसिंग का दौर है और चुनाव चिन्ह मिलने के बाद से हेमा मेहरा के जो समर्थक है बेहद ही उत्साहित है, और इस चुनाव में यहाँ पर लगातार, क्योंकि लंबे समय से उनके परिवार जो यहाँ पर चुनाव में जीतते हुए आ रहे हैं, तो इस बार भी महिला सीट होने के नाते हेमा मेहरा को मेहरा परिवार ने फील्ड में उतारा है और यहाँ पर जनता का आशीर्वाद मांगा जा रहा है। लगातार यहाँ लोगों के बीच में जा रही है, आशीर्वाद मांगने, उनसे बात करने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी और कोशिश की जाएगी तमाम मुद्दों पे बात करने की। मैम, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए मेरा परिवार की तरफ से इस बार आप बागडोर संभाल रही हैं और लगातार जिस तरीके से जनता के बीच में जा रही हैं, क्या बातें हो रही जनता से? बातें यही हो रही है, सभी को सड़क, रोड और ये सोलर लाइटें वगैरह यही चाहिए। हम चाह रहे हैं कि शिक्षा के लिए कुछ करें, पानी के लिए कुछ करें और अच्छा काम कर सके आगे को। ये हमारा प्रयास है आगे को। सबसे ज्यादा नशे का है लामाचौड़ में। ये बताइए, क्योंकि अभी आप फील्ड में हैं, महिला सीट होने के नाते आपको फील्ड में उतारा, तमाम तरीके से यहाँ पर जो आपके विरोधी हैं वो भी तमाम तरीके प्रचार प्रसार कर रहे हैं और दुष्प्रचार कहीं ना कहीं आप लोगों का किया जा रहा है। ये बताइए, क्षेत्र में पिछले 5 साल में, क्योंकि आप ही के परिवार की जो आपके देवर थे वो क्षेत्र पंचायत सदस्य थे, लगातार आपके पति भी ग्राम प्रधान थे, वो जनता के बीच में रहते हैं, किस तरीके का माहौल देख रही है और जो मुद्दे हैं वो मुद्दे किस प्रकार से यहाँ पर जनता से आप वादा कर रही हैं?
वादा तो अभी ऐसा है, हम कह के नहीं करेंगे, हम करके दिखाएंगे जी। और ऐसा है कि विरोधी तो कर ही रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं कि जो हम 5 सालों में नहीं कर पाए वो 2 दिन में लाइटें लगा के लगा रहे हैं। उसके लिए हम तो कहेंगे भैया क्या ही बोले उनके लिए। अब ये बताइए, अब देखो आगे को हम तो अपना प्रयास पूरा ही कर रहे हैं। अच्छा चलिए ये बताइए, आप जनता से आप क्या अपील कर रही हैं, हमारे माध्यम से भी क्या अपील करना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता से, क्योंकि जनता ही सर्वोपरि है, उन्हीं के आशीर्वाद से आप जीत मिलेगी। जी जी, देखिए इतनी धूप हो रही है, सारी जनता हमारे साथ है, अपना घर छोड़ के अपना सारा कार्य छोड़ के हमारे पीछे लगी। हम अनुरोध करना चाहेंगे उनसे कि भरपूर सपोर्ट कीजिए, हमारा वोट कीजिए। हम आपके कार्य जो भी है, जो भी जिसके लिए आप आए, मतलब हमारे पास आएंगे, हम वो पूरा कार्य करेंगे अपनी तरफ से, हमारा पूरा प्रयास रहेगा। हेमा मेहरा की बात की जाए, बेहद सरलता के साथ अपनी बातें रखती है और तमाम समर्थकों के साथ वो लगातार जनता के बीच में जा रही है। कुछ उनके समर्थक और एक महिला और है। मैम क्या कहना चाहेंगी, हेमा मेहरा के समर्थन में आप लोग पहुंचे हैं। बात की जाए तो उनके परिवारजन जैसे लंबे समय से राजनीति करते आए हैं, अब उनको जिम्मेदारी मिली राजनीति की, तो आप लोग साथ दे रहे हैं, किस प्रकार से जिताने वाले हैं उनको? बिल्कुल बम्पर वोटों से जिताने वाले हैं हम लोग। ये पूरा सहयोग रहेगा, पूरा साथ दे रहे हैं, लास्ट तक साथ देंगे और हेमा की जीत हमारी जीत। हेमा मेहरा जी के बारे में अगर मैं जानना चाहूँ तो किस प्रकार से उनका व्यवहार है, लोगों से उनका कैसे जुड़ाव है, आप लोग समर्थन में हैं, हेमा मेहरा के अंदर ऐसी क्या विशेषता है कि आप उनके समर्थन में पहुंची हैं? हेमा मेहरा बहुत अच्छी महिला है, वो उनके पूरे परिवार, मैं महिला परिवार से ही हूँ और क्या वो पूरा सहयोग देते हैं, जहाँ भी कुछ होता है वो आगे खड़े रहते हैं, हमेशा अपनों का साथ देते हैं, पूरे इलाके का साथ देते हैं, पूरा क्षेत्र का साथ देते हैं, इसलिए हम उनसे जुड़े हैं। हम वो तो मेरी परिवार की है। आपका नाम जानना चाहूंगा? मेरा नाम जय मिश्रा है। जय, ये बताइए हेमा मेहरा के समर्थन में आप हैं, क्षेत्र के तमाम लोग मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, कन्वेंसिंग का दौर जारी है और इतनी धूप में आप सब लोग उनके साथ हैं, किस प्रकार से आप जनता के बीच में जा रहे हैं? जी वही है विशेषता हमें कैंडिडेट में देखनी चाहिए, जैसे महिला सीट आई है तो महिला ही करेगी जो करेगी, तो उस तरह से हमने कैंडिडेट को देखा है। सामाजिक महिला है, समाज के बीच में रहने वाली महिला है, शिक्षित है, काम खुद से हैंडल कर सकती है, डिसीजन ले सकती है, तो हमें एक ऐसी महिला को बनाना चाहिए। ये नहीं कि मतलब किसी और के नाम पे महिला को वोट दिया जा रहा है, तो ये नहीं, जो महिला असली में विकास करेगी हमारी, तो ऐसे कोई प्रतिनिधि बनाना चाहिए। तो ग्रामीण लेवल पे ऐसी महिला को, जो गांव में रहने वाली सामाजिक महिला, लोगों से घुली मिली रहने वाली महिला हो, उसी को ही वोट देना चाहिए। और हमें देखना चाहिए कि आगे विकास के कार्य किस तरह से किए जाएंगे, किस तरह से क्या ये डिसीजन ले पाने में सक्षम है या नहीं, तो ऐसी महिलाओं को हम दिया जाएगा, तब हम इनको अपना समर्थन दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जनप्रतिनिधि वही होता है जो जनता से जुड़ाव रखे, जनता की समस्या में उनका साथ दे, और ये सारी खूबी उनके समर्थक, हेमा मेहरा के समर्थक उनके अंदर बता रहे हैं। अमित चौधरी, हर खबर न्यूज, कालाडूंगी। और आगे बढ़ेंगे, जहां छंद प्रभा पुस्तक का लोकार्पण कार्यक्रम देहरादून के एक निजी होटल में किया गया, जहां कार्यक्रम में विधान सभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण और इसी के साथ साथ दून विश्वविद्यालय कुलपति की सुरेखा डंगवाल एवं कवित्री डॉक्टर उषा झा रेणु मौजूद रही। कवित्री उषा झा ने कहा कि सनातन छंदों और काव्य को लेकर इस पुस्तक में वर्णन किया, नए नए छंद इस पुस्तक में लिखे गए हैं। कई तरह की पुस्तक अब तक वह लिख चुकी हैं, जिसमें आज छंद प्रभा को लोकार्पण भी गणमान्य मान्य अतिथियों ने किया है। है और उन सभी छंदों के विधान इसमें है, तो जो सीखने वाले साहित्यकार है, नव साहित्यकार जो जिसे छंद में रुचि है, तो वो इसे सीख सकते हैं। और हर तरह की कविता है, वैसे काव्यमय पुस्तक है ये। देशभक्ति, पर्यावरण, बेटियां, वात्सल्य, भक्ति, हर रंग के इसमें कविता है और छंद है, छंदबद्ध है, इसलिए इसका ज्यादा महत्व होता है। और मुझे साहित्य में बहुत रुचि, मैं डॉक्टर उषा झा रेणु हूँ, महिला मंच की यहाँ की अध्यक्ष हूँ, पूर्व सीएमओ डॉक्टर एस.के. झा जी की धर्मपत्नी हूँ और मुझे साहित्य में बहुत रुचि है। मुझे ये अपने पिता से डॉक्टर रेणु झा, उषा झा रेणु, उनकी जो एक किताब छंद प्रभा है, इसका यहाँ पर विमोचन हुआ है और उन्होंने जीवन के कई आयामों को छंदबद्ध किया है और बहुत ही सरल भाषा में किया है। आप लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने गायन किया और पूरे जीवन के उन पक्षों को उन्होंने छुआ है, चाहे मातृ पक्ष हो, प्रेम का पक्ष हो, वीरता का पक्ष हो, श्रृंगार रस हो, और उसे छंदबद्ध किया है। छंद भारतीय साहित्य में कविता का वो पक्ष है जो आपको
वेस्टर्न लिटरेचर में नहीं मिलता। वहाँ वर्ड्स फ्री पोइट्री का चलन है और यहाँ पर जब तक छंद नहीं है तब तक कविता नहीं है। ऐसा है कि मुझे आज यहाँ पर आकर, जहाँ हमने छंद प्रभा जो उषा झा है रेणु, उनकी जो किताब उन्होंने लिखी है छंद प्रभा, उसका लोकार्पण किया है, मुझे बहुत ही आनंद आया। बहुत रेयर होता है कि हम ऐसी जगहों पे बैठते हैं जहाँ क्रीम बैठी है लेखकों की, कवियों की, साहित्यकारों की। तो मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और पूरा माहौल बहुत सुंदर है और अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून के एटीएस रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से नगर निगम के मेयर सौरभ थापलियाल का स्वागत सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य मेयर का अभिनंदन करना और सोसाइटी से जुड़ी समस्याओं को उनके सामने रखना था। तो वहीं नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के सदस्यों ने कार्यक्रम में मौजूदगी दर्ज कराई और मेयर से कॉलोनी की सफाई, स्ट्रीट लाइट और सार्वजनिक पार्क की स्थिति को भी लेकर सहयोग मांगा। सदस्यों ने बताया कि कॉलोनी के सामने स्थित एक सार्वजनिक पार्क पर भूमाफियाओं द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। पिछले वर्ष पार्क की सफाई को लेकर सोसाइटी ने खुद प्रयास किए थे, लेकिन अतिक्रमण करवाने वाले ने जेसीबी मशीनों को अंदर जाने नहीं दिया। कार्यकारिणी ने मेयर से अनुरोध किया है कि नगर निगम इस पार्क को पुनः अपने अधिकार में लेकर यहां की साफ सफाई सुनिश्चित कराए। का उद्देश्य सिर्फ मेयर साहब का स्वागत करना है। हमारी नई कार्यकारिणी बनी है, इलेक्शन के बाद हम लोग चुन के आए, पूरी कार्यकारिणी मेरे साथ ही है और मेयर साहब हमारे अभी नए मेयर बने हैं तो उनका स्वागत करने के लिए बुलाए हैं। साथ ही थोड़ा बहुत स्वार्थ तो हर किसी का होता ही है, तो कॉलोनी के लिए हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे हमको कुछ साफ सफाई के हिस्से पे, कुछ लाइट के हिस्से पे जो दे सके नगर निगम से अपने कोटे से वो दे दें। एक सामने पार्क है यहाँ पे जिसपे भूमाफिया द्वारा कब्जा किया जा रहा है, तो हम उसके लिए उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि उसको रुकवा के साफ सफाई करा के नगर निगम के उसमें ले लें। अगर संभव हो तो सोसाइटी के लिए आरडब्ल्यूए को अलॉट कर दें या कुछ भी इस तरह का कर दें, जिससे कि यहाँ के बच्चे बूढ़े वहाँ पे बच्चे खेल सकें, बूढ़े लोग वहाँ पे अपना वॉक कर सकें, उनके बैठने के लिए धूप में बैठ सकें। वेस्ट साइड है, पूरा धूप आती है जाड़े में, यहाँ पे घरों में धूप की बहुत समस्या है, तो बुजुर्ग लोग वहाँ बैठ सकें और अपना समय बिता सकें। देखिए, पिछली बार तक आप देखते होंगे कि बरसात में जो है जल भराव ज्यादा होता था, घरों में पानी घुसता था, अखबारों में उसकी फोटो आती थी। इस बार फाइल फोटो से भी काम लेना पड़ रहा है, क्योंकि इस बार जो है हमने जो नदियों का जो तला है उसको और गहरा कर दिया है। उसमें थे माद, जो उसमें गाद है, उसमें से जो कचरा है, उसमें से मलबा है, क्योंकि कई जगह लोग मकान बनाते हैं उसका जो मलबा है नदियों में फेंक दिया करते हैं, कई ऐसे भी लोग हैं हमारे यहाँ, तो उसको हमने निकाला है। इस बार 28,000 मीट्रिक टन से ज्यादा हम कचरा जो वो है, मलबा है और गाद है, इसको निकाल चुके हैं नदियों से बाहर। तो आप देखेंगे बहुत जो नदियों के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पे सारा जल जो है वो प्राकृतिक तौर पे नदी के माध्यम से निकल जा रहा है। इस बार जो जल भराव की घटना कम हुई है,
और जो कुछ मुख्य जो प्लेस हैं, जैसे कि आपका ये है क्या कहते हैं प्रिंस चौक है, प्रिंस चौक वगैरह के ऊपर हम कार्रवाई उसके ऊपर हम कर रहे हैं कि किस प्रकार से वहाँ के नागरिक जो हैं आने जाने वाले जो हैं वहाँ पे हमारे यहाँ उन लोगों को उसमें मदद हो सके, उनको वहाँ पर परेशानी का सामना ना हो। बाकी अन्य जगह आप देखेंगे तो बहुत अच्छा ये रहा इस बार जो हमने नालियों की भी सफाई करी है। निवेश उत्सव 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की सफल ग्राउंडिंग का उत्सव मनाया। यह निवेश दिसंबर 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का परिणाम है। तो वहीं अमित शाह ने राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि छोटे राज्यों का विकास देश के समग्र विकास के लिए आवश्यक है और केंद्र सरकार उत्तराखंड को हर संभव सहायता देगी। विकसित उत्तराखंड का बगैर विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। जब तक हमारे छोटे राज्य आगे नहीं बढ़ते हैं, देश के अंदर सम विकास नहीं। पूर्व के राज्य जब तक आगे नहीं बढ़ते, देश के अंदर सम विकास नहीं हो सकता। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने छोटे राज्यों के विकास पर और पूर्वी राज्यों के विकास पर विशेष ध्यान दिया है। 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जब हुई, मैं इसके समारोह में आया था और वहां पर मुझे एक चिट पर पुष्कर जी ने लिख कर दिया कि साहब 3,56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो के एमओयू आए। और आज मैं पूरे उत्तराखंड की जनता के प्रतिनिधि के रूप में पुष्कर सिंह और उनकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। और विस्तृत कार्यक्रम अब पारंपरिक कागजी प्रक्रिया से बाहर निकलकर डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर से तेजी से अग्रसर हो रही है। दर्जाधारी राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने बताया कि समिति का मुख्य दायित्व यह देखना है कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं जमीनी स्तर पर किस तरह से क्रियान्वित हो रही है और इसी के आधार पर जनपदों को विकास रैंकिंग दी जाती है। देखिए, 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का जो प्रमुख दायित्व और कर्तव्य है, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं धरातल पर किस प्रकार से क्रियान्वित होती हैं, उनके क्रियान्वयन को लेकर हम जिला स्तर पर जनपदों को रैंकिंग देने का काम करते हैं। हम अगली व्यवस्था में अभी इस सारे जो सांख्यिकी आंकड़े हैं, अभी हम पेपर के माध्यम से उनको आदान प्रदान होता था, इस सारी व्यवस्था को हम डिजिटाइज कर रहे हैं, काफी हद तक आगे बढ़ गए हैं। और हमारा दूसरा गोल ये रहेगा कि अब जिला स्तर के साथ साथ हम ब्लॉक स्तर की भी रैंकिंग देने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर विकास की इस रैंकिंग के क्रम में हम आगे आने वाली व्यवस्थाओं में हम ग्राम स्तर की भी रैंकिंग तक पहुंचने का हम प्रयास करेंगे। राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी के तहत कई काम हुए हैं, तो वहीं अभी भी कई ऐसे काम हैं जो अभी तक चल रहा है। शहर की सड़कों की बात करें तो हर साल यहां बरसात के मौसम में बेहतर ड्रेनेज सिस्टम न होने के कारण सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती है, जिसके कारण लोगों को आने जाने में परेशानी उठानी पड़ती है। तो वहीं दूसरी ओर राजपुर क्षेत्र से बीजेपी विधायक खजान दास भी कई बार अधिकारियों के साथ बैठक में नाराजगी जाहिर करते हुए कहते हैं कि स्मार्ट सिटी के तहत जिस तरह से काम किया जाना चाहिए था वह उस रूप में नहीं किए गए। देखिए, समय समय पर हम लोग समीक्षा बैठक करते रहते हैं विभिन्न अधिकारियों के और विभिन्न विभागों के साथ में, और कल भी एक बैठक आहूत की गई थी और उस बैठक में दिशा निर्देश दिए गए कि जिस तरह से ड्रेनेज सिस्टम हमारा होना चाहिए, पानी का निकास होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। और जैसे मैं बात करता हूँ, प्रिंस चौक में बरसों से पानी भर रहा है। जैसी मोटी बारिश होती है तो वहाँ पर ओवरफ्लो होता है,
इसलिए दिक्कतें आती है, गाड़ियां तैरने लगती है। इस बात को लेकर के मैंने अपनी चिंता जाहिर की और अधिकारियों को कहा कि इसमें लीपापोती न करते हुए वहां पर तुरंत तत्काल कार्रवाई करें। और स्मार्ट सिटी का भी शुरू से ही मैं बोलता रहा, शुरू से ही मेरा उनसे लगभग जो मेरा कहने का तरीका था। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने एक सरकारी फरमान जारी करते हुए राज्य सरकार कर्मचारी आचरण नियमावली 2022 के तहत कर्मचारियों को 5,000 रुपए से अधिक की संपत्ति खरीदने या बेचने से पहले अपने विभागाध्यक्ष और अधिकारी को बताने के निर्देश जारी करते हुए कहा है कि इसका उद्देश्य सरकारी तंत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और अनुशासन सुनिश्चित करना है। सचिवालय संघ वैसे तो हमारी बैठक होगी इस संबंध में, परंतु मैं अध्यक्ष के तौर पे कहूंगा ये जो निर्णय लिया गया, जो ये प्रावधान किया गया, बिल्कुल गलत है। ये कहीं तुक नहीं बैठता 5,000 का, इससे सारी अव्यवस्था हो जाएगी जिम्मेदारी है। तो हम चाहेंगे कि ये सब चीजें इस प्रावधान को हटाया जाए, क्योंकि ये किसी भी दिशा में उचित नहीं है। तो अगर आप ऐसी चीजें करते हैं, तो कोई ऐसी चीज करते हैं जिसका कोई अच्छा नहीं लगता कि ऐसी होनी चाहिए, कोई तुक नहीं है, तो यदि ये कर रही है तो आप इसको ऊपर हमारे सभी अधिकारियों को लागू कीजिए इसको। उत्तराखंड में हर साल मानसून आफत लेकर बरसता है। इस साल भी अभी तक भारी तबाही का मंजर देखना पड़ रहा है। आपको बताते चले कि जबकि 1/3 मानसून अभी भी बचा हुआ है। 1 जून से अभी तक प्राकृतिक आपदा के चलते 25 लोगों की मौत हुई है, 18 लोग घायल हुए हैं, जबकि 8 लोग अभी भी लापता चल रहे हैं। इसी तरह पशु हानि भी कम नहीं हुई है। छोटे बड़े पशुओं को मिलाकर 79 पशुओं की हानि हुई है। घरों की बात की जाए तो 3 घर पूरी तरह से तहस नहस हुए हैं। सड़कों के बारे में बताना चाहूंगा कि अभी तक 1300 से ज्यादा सड़कें बंद हुई हैं, जिसमें से अधिकांश सड़कों को खोल दिया गया है। वर्तमान में हमारे सभी नेशनल हाईवे, सभी स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स सारे के सारे खुले हुए हैं। कुछ पीडब्ल्यूडी की सड़कें बंद हैं, जिनको खोलने के लिए युद्धस्तर पर कार्रवाई की जा रही है। इसी प्रकार से कुछ सड़कें पीएमजीएसवाई की बंद हैं, उनको खोलने के लिए भी कार्रवाई युद्धस्तर पर जारी है। जहां रास्ता अक्सर बंद रहता है, सभी जगह आवश्यकता अनुरूप जेसीबी मशीनें और मैन पावर तैनात हैं। वो रास्ता बंद होता है और हम 15-20 मिनट में रास्ता खोलने की कार्रवाई करते हैं। वो डिपेंड करता है कि मलबा कितना आया है। ज्यादा मलबा आया तो कहीं टाइम भी लग रहा है, कहीं 2-3 दिन भी लगे हैं, और कहीं अगर मेजर लॉस होता है, जैसे उत्तरकाशी में हुआ था, तो उसमें हमें करीब 1 हफ्ते का समय लगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। लोग सेहत बनाने के लिए क्या